Hello student, welcome to our class. Welcome standard 8th. We will read today subject of SS chapter 4. We will continue to Dalhousie's policy of annexation. बच्चों मैंने आपको पहले वेलेस्ली की पॉलिसी के बारे में बताया, हमने रीड कर चुके हैं लास्ट पीरियड में। और वो पॉलिसी थी, कौन सी पॉलिसी थी? एवरीवन इज़ नो सब्सिडरी अलाउंस। कैसे धीरे धीरे सारे नेटिव किंग्स उनके जाल में फंसते गए और धीरे धीरे उनके सारे जो किंगडम थे वो सब उनके अंडर में होते गए। ओके, अब एनेक्सेशन का मतलब होता है हड़प नीति। क्या होता है? हड़प नीति, हड़पने की नीति। द एम ऑफ वेलेस्लीज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन वॉज टू एनस्लेव टू द नेटिव किंगडम विदाउट यूजिंग मच ऑफ द ब्रिटिश रिसोर्सेज। अब जो वेलेस्ली का जो मेन एम था, जो मेन उद्देश्य था, वो यही था कि धीरे धीरे अपने राज्य को फैलाना और जितने भी नेटिव किंगडम्स थे उनको गुलाम बनाना, और बिना अपने रिसोर्स को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही कम अपने रिसोर्स का यूज़ उन्होंने कम किया और इजीली उन्होंने सबको एनस्लेव बनाया और सारे जो भी नेटिव किंगडम्स थे धीरे धीरे सब अपने कंट्रोल में ले लिया। द स्टेट दैट, अब कैसे लिया? वी विल रीड अबाउट द स्टेट दैट एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलाउंस कंसिडर्ड द ब्रिटिश एज देयर फ्रेंड्स। अब स्टार्टिंग में क्या था कि जो पहले जिसने भी, आपको तो पता है हैदराबाद के निज़ाम ने सबसे पहले एक्सेप्ट किया था, मगर ऐसा उनको कैसा लगा, जिसने भी मतलब ये सब्सिडरी अलाउंस को एक्सेप्ट किया तो उनको ऐसा लगा कि ब्रिटिश हमारे दोस्त हैं। स्टार्टिंग में उनको तो ऐसा ही कैसे लगा, इवेंचुअली क्योंकि उनके फाइनली उनके सारे अंतरिम झगड़े, बाहर के झगड़े सब खत्म हो गए थे, वो तो रहे ही नहीं थे, क्योंकि उनको तो ऐसा लगा था कि भाई अब तो हमारे पास अच्छी आर्मी है, अच्छे ऑफिसर है, तो हमें अंदर के मामले में भी डरने का नहीं, बाहर से तो कोई अटैक कर ही नहीं पाएगा। तो सारे प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई थी उनके नज़र में। किसके? राजाओं के नज़र में। इवेंचुअली इन द एब्सेंस ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट, अब अंदर कोई इंटरनल धमकियां भी नहीं थी, बाहर से भी कोई धमकी नहीं दे रहा था, कोई चिंता नहीं थी, इसलिए वो लोग क्या हो गए? लापरवाह हो गए। क्या हो गए? लापरवाह। दे बिकम इरिस्पॉन्सिबल एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड डेटोरिएटिंग। अब हुआ क्या मालूम? वो तो इरिस्पॉन्सिबल हो गए, बेजवाबदार हो गए। अब हमें क्या तकलीफ है? बोले अब तो हमारे राज्य में अच्छी अच्छी आर्मी आ गई, इसलिए वो, और इससे फिर उनको क्या बाद में क्या मालूम है? उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बिगड़ने लगा। क्या लग गया? छिन्न भिन्न हो गया। द आउटकम ऑफ द कॉन्स्पायरेसी ऑफ द ब्रिटिश वॉज द एनआरसी इन मैनी पेनिनसुलर स्टेट्स। अब जो ब्रिटिश की जो षड्यंत्र था, कूटनीति थी, उसका रिजल्ट क्या है मालूम है? कि आपस में ही अलग सभी मतलब जितने भी राज्य थे, किंगडम थे, और वो लोग में अव्यवस्था फैल गई और सब तितर बितर हो गया, आपसी झगड़े शुरू हो गए। द इंडियन रूलर्स गॉट ट्रैप्ड इन, और इंडियन रूलर बुरी तरह से उसमें फंस चुके थे। किसमें? सब्सिडरी अलाउंस पॉलिसी में। द ब्रिटिश गॉट एन एक्सक्यूज टू स्टार्ट इंटरफेयरिंग इनटू द इंटरनल अफेयर्स ऑफ दीज स्टेट्स ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ पुटिंग एन एंड टू द एनआरसी। अब ब्रिटिशर ने क्या किया मालूम? इसका फ़ायदा उठाया। जो अंदर अंदर सारे स्टेट्स राजा या लोग सब लड़ने लग गए आपस में, तो उनको उनकी समस्याओं को सुलझाने के बहाने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ब्रिटिशरों ने इसका फ़ायदा उठाया। और आपको तो पहले ही स्टार्टिंग में मैंने कहा कि दो बिल्ली के झगड़े में किसको? थर्ड पार्टी को ही फ़ायदा होता है। अब आपस में जो लड़ रहे थे नेटिव्स के जो राजा, और वो उसका फ़ायदा किसने उठाया? ब्रिटिशरों ने। और कैसे उठाया? इंटरफेयर करके, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करवा के, कॉम्प्रोमाइज़र बन के उन्होंने क्या किया वहाँ पे, और मतलब उसको कोई ना कोई बहाने से वो इंटरफेयर करते गए, और इस तरह वो और भी उसमें सोचा कि हम तुम्हारा मतलब जो एनआरसी अव्यवस्था का एंड कर देंगे और हम तुम्हारी प्रॉब्लम को सुलझाएंगे। दे एनेक्स्ड मैनी स्टेट्स अंडर द सेम एक्सक्यूज। इसी तरह से उन्होंने मतलब सुलझाने के बहाने धीरे धीरे सारे राज्यों को अपने अंडर में, बोले तुम हमें सौंप दो, हम तुम्हारा मामला क्या कर देंगे? सुलझा देंगे। इस तरह धीरे धीरे सारे राज्य यही बहाने से उन्होंने अपने अंडर में ले लिए। देयर आफ्टर, उसके बाद क्या हुआ? बर्मा, नाउ म्यांमार, जो आज का जो म्यांमार कंट्री है उसका ओल्ड नेम बर्मा है। क्या है? एंड रीजन ऑफ पंजाब वेर ऑल्सो एनेक्स्ड। इसके बाद बर्मा को भी उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया, पंजाब को भी ले लिया। इफ़ द किंग डाइड विदाउट अ सन, और जो राजा बिना पुत्र के, बिना संतान के जिसकी डेथ हो जाती थी, ही स्टेट वॉज एनेक्स्ड। उनके भी स्टेट को अपने आप ही उन्होंने हड़प लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया। इन दिस वे, इस तरह उन्होंने सतारा, झांसी, नागपुर एक्सेट्रा बिकेम द विक्टिम ऑफ पॉलिसी ऑफ एने। इस तरह
सतारा, झांसी, नागपुर धीरे धीरे इस एनेक्सेशन पॉलिसी के शिकार बन गए। झांसी के लिए तो रानी लक्ष्मीबाई मरते दम तक लड़ी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई अपनी झांसी को बचाने के लिए, और इस तरह वो एनेक्सेशन पॉलिसी में ये सारे राज्य क्या हो गए, धीरे धीरे ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गए। Dalhousie aimed at helping the British traders to make huge profit from the traders from the trade of tea, coffee and cotton by capturing the areas that produce these commodities in a large scale। अब डलहौजी का मेन उद्देश्य क्या था मालूम? वो व्यापारी, उन व्यापारियों को बड़ी मात्रा में प्रॉफिट करवाना, और कौन से ट्रेड में? कॉफ़ी और कॉटन के, और ऐसे एरिया जहाँ पर कॉफ़ी और कॉटन ज़्यादा मात्रा में होता था, पहले उन्होंने ऐसे एरियो को कैप्चर किया। वो ऐसे एरियो को कैप्चर करके और उन कॉफ़ी और कॉटन के ट्रेड में उन व्यापारियों, ब्रिटिश ट्रेडर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करवाना और अपने कंट्री को प्रॉस्पेरस करना। ऐसे एरियो को उन्होंने, जहाँ पर ऐसी प्रोडक्ट होती थी, ऐसे एरियो को उन्होंने पहले क्या किया? कैप्चर किया। To consolidate the British rule in India and to run the administration smoothly, many changing were introduced by Dalhousie in India। अब फाइनली ब्रिटिश रूल जो इंडिया में हो ही चुका था, स्टेबलिशमेंट पूरी तरह से, और स्मूथली वो अपना और अच्छी तरह स्मूथली मतलब अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए उन्होंने क्या किया? डलहौजी ने बहुत सारी चेंजिंग की। अब क्या चेंजिंग की डलहौजी ने स्मूथली चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को? कि ड्यूरिंग हिज टेन्योर द फर्स्ट रेलवे लाइन वो स्टार्टेड बिटवीन मुंबई एंड थाने। अब स्मूथली चलाने के पहले तो उसने रेलवे में चेंजिंग लाया, रेलवे स्टार्ट की। कहाँ से? पहले हमारा जो फर्स्ट रेलवे स्टार्ट हुआ था 1853, मुंबई से थाने गई थी ट्रेन, ओके। अब उसके बाद द मॉडर्न पोस्टल सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया एंड वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड टू। और उसके बाद जो पोस्टल सर्विस डलहौजी के टाइम पे स्टार्ट हुई, और वायरलेस यानी बेतार होता है ना, विदाउट तार के दोनों कंट्री आपस में मतलब बातचीत करने का जरिया, तो वो इंग्लैंड से भारत का, ये दोनों देश के बीच में बातचीत करने के लिए वायरलेस सिस्टम भी स्टार्ट किया। तो इतना सब कुछ चेंजिंग किया, क्यों? ताकि उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो, स्मूथली चल सके, ओके। England too was introduced during his tenure. He passed a law to ban। अब उसने एक और भी कायदा पास किया, चाइल्ड मैरिज। उस समय बाल विवाह बहुत जोरों पर था, लोग बाल विवाह करते थे और बच्चों को ही पहले मतलब जब बचपन में ही बच्चों की शादी करवा दे, उस पर उसने बैन लगवाया था। और सती प्रथा पे भी बैन लगाया था डलहौजी के टाइम पे। राजा राम मोहन राय ने एडवाइस दी थी और उनसे मिलकर उन्होंने सती प्रथा पे भी बैन लगाया था। इससे कुछ काफ़ी अच्छे रिफॉर्मिंग भी किए थे डलहौजी ने। और जो विधवाएं विडो हो जाती थी उनका पुनर्विवाह पर उन्होंने क्या किया था? जोर दिया था, ओके। ही पास लॉ टू बैन चाइल्ड मैरिज एंड एडवोकेटेड विडो रीमैरिज, है ना। विडो का पुनर्विवाह के लिए उन्होंने क्या किया था? प्रोत्साहन दिया था। इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड इन इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम। उन्हीं के टाइम पे इंग्लिश एजुकेशन को भी उन्होंने स्टेबलाइजमेंट किया था, इंग्लिश एजुकेशन को फैलाया था, उसका प्रचार किया था। दी फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी इन इंडिया वेर स्टेबलाइज्ड इन मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता इन द ईयर 1857 सी। उन्हीं के डलहौजी ने ही उन्हीं के टाइम पे 3 यूनिवर्सिटी स्टेबलाइजमेंट की थी। कहाँ पर की थी? मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ओके, 1857 में। Thus these reforms were basically for the expansion of British rule and easy in administration। ये जो रिफॉर्मिंग हुआ, चेंजिंग हुआ, सुधार हुए, ये ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए ये रिफॉर्मिंग किए गए। ऑल्थो इंडियंस बेनिफिटेड लेटर ऑन, दे हैड टू सफ़र अ लॉट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश रिफॉर्म। शुरुआत में तो जो ब्रिटिश रिफॉर्मिंग हुई उससे इंडियन को बहुत सफरिंग करना पड़ा, प्रॉब्लम क्रिएट हुई, लेकिन बाद में इंडियन को ही फ़ायदा हुआ। इससे क्या हुआ मालूम है? एक तो टेलीग्राम सर्विस स्टार्ट हुई, वायरलेस पोस्टल सर्विस स्टार्ट हुई, रेलवे सर्विस स्टार्ट हुई, तो इंडियन एक दूसरे के क्लोज में आए, आपस में आए, आपस के बातचीत हुई और बाहर के कंट्री के बारे में उनको जानने को मिला, अंग्रेज़ों के माइंड में क्या विचार है, वो लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में। तो इसका फ़ायदा ज़्यादा बाद में इंडियन को हुआ। पर
ब्रिटिश ने स्टार्ट तो खुद के फायदे के लिए किया था, लेकिन बाद में फ़ायदा क्या हुआ, किसको हुआ, इंडियंस को हुआ। ओके, नाउ थिंक the British established their rule almost all over India in a very short time period with the policy of subsidiary allowance and policy of annexation. How did this happen? अब आपने ये तो पढ़ लिया कि सब्सिडरी अलाउंस और एनेक्सेशन पॉलिसी के कारण ब्रिटिश ने पूरे इंडिया में अपना कब्जा जमा लिया, पर कैसे, प्रॉब्लम कहाँ हुई, हमारे अंदर के ही झगड़ों से। ओके, you get a book published in England and with a detail of the victory of the British in 1857. आप एक बुक का नाम है विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इन 1857. you should read this book, और इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे मतलब ब्रिटिशरों ने हमारे इंडिया में राज किया और किस तरह किया। ओके स्टूडेंट्स, डिससेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल, अब लोगों में असंतुष्टि, इसका मतलब होता है डिससेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल, लोगों में असंतुष्टि। आफ्टर द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलाउंस डलहौजीज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन शुक द होल नेशन। अब सब्सिडरी अलाउंस के बाद जो डलहौजी ने एनेक्सेशन पॉलिसी हुई उससे पूरे इंडिया को हचमचा दिया, बुरी तरह से इंडिया हिल गया, पूरा इंडिया। दिस रिजल्टेड इन द डिससेटिस्फैक्शन एमोंग द पीपल टूवर्ड द ब्रिटिश। और इसका रिजल्ट क्या है मालूम है, लोगों में ब्रिटिश के प्रति क्या फैल गई, असंतुष्टि फैल गई, लोगों में असंतुष्टि की भावनाएं फैल गई। यू मस्ट हैव सीन द फिल्म क्रांति एंड मंगल पांडे। आप को अगर ज़्यादा अच्छी तरह जानना हो तो आप क्रांति और मंगल पांडे जैसी मूवी को ज़रूर देखना, जिससे आपको पता चलेगा कि लोगों में उसमें कितना विरोध किया और कितना प्रोटेस्ट किया, अपनी आज़ादी के लिए कैसे लड़े। ओके, इफ़ यू मैं ये नहीं कह रही कि एक ही दिन में देखना, बट थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के आप ये दो मूवी जरूर देखना। ओके स्टूडेंट, इफ़ यू हैव नॉट सीन देन ट्राई एंड सी दिस मूवी। अगर अभी तक नहीं देखी तो आप इन मूवी को देखने की कोशिश जरूर करना। एट दिस टाइम द पीपल वेर सप्रेस्ड अंडर द डिक्टेटोरियल रिजाइम। डिक्टेटोरियल यानी तानाशाही, उस समय इंडियन लोग उनकी तानाशाही के अंडर में जी रहे थे। अब क्या हुआ, पूरी तरह से मतलब इन्होंने अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया था, और ये लोग जो ब्रिटिशर्स है वो इंडियंस में अपनी मनमानी करने लग गए थे, और इंडियंस को बहुत धमकियाँ देते थे, मारते पीटते थे, मेंटली टॉर्चर करते थे, फिजिकली टॉर्चर करते थे, और इंडियंस में अब सहन शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। इन एडिशन टू दैट, और इसमें आग में घी का काम किया डलहौजी की पॉलिसी ने। द रिफॉर्म मेड बाय डलहौजीज एडेड फ्यूल टू फायर। ओके, आग में ईंधन का काम किया किसने, डलहौजी की पॉलिसी ने। डिफरेंट पीपल रिएक्टेड डिफरेंटली टू रेलवे फैसिलिटी ऑफ पोस्ट टेलीग्राम एंड वेस्टर्न एजुकेशन। अब लोगों में अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच थी, जैसे इन्होंने रेलवे स्टार्ट किया और पोस्टल सर्विस, टेलीग्राम, इंग्लिश वेस्टर्न एजुकेशन लाए, इससे लोगों में अलग अलग भावनाएं, अलग अलग विचार प्रकट किए। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि ये हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और अपना हमें क्रिश्चियनिटी की तरफ धकेल रहे हैं, और अपने मतलब क्रिश्चियन धर्म का ये लोग प्रचार कर रहे हैं, इस तरह लोगों की भावनाएं थी। ऑर्थोडॉक्स पीपल फेल्ट दैट द ब्रिटिश वांटेड द डिस्ट्रॉय देयर कल्चर। अब जो ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िश चुस्त रीत रिवाज, पुराने रीत रिवाज में मानने वाले, वो लोगों के मन में ये हो गया कि वो लोग के दिमाग मतलब ये बात बैठ गई कि हमारा जो इंडियन कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कौन, ब्रिटिशर। द रिफॉर्म्स डन बाय द ब्रिटिश वेयर बेसिकली फॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली। अब जो ये रिफॉर्म्स किए गए थे वो किसके लिए किए थे, कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्मूथली चल सके, अपना वो व्यवस्था, अपना राज्य वो शांति से स्मूथली चला सके, इसलिए वो रिफॉर्म्स किए थे डलहौजी के थ्रू। द डिससेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल हैड रिच्ड अ पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। अब ये जो डिससेटिस्फैक्शन जो लोगों में फैला था वो उसकी सहन शक्ति की अब हद आ चुकी थी, अब हद से बाहर हो गया था, इसलिए फिर इसका रिजल्ट क्या है मालूम है, एंड दे वेर इन द स्टेट ऑफ रिबेलियन विच रिजल्टेड इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1850। और हर राज्यों में से इसके प्रोटेस्टर हो गए थे, आंदोलनकारी उभर कर आए और इसका आंदोलन किया, ब्रिटिश के प्रति लड़ने के लिए सब तैयार हुए, और इससे इसका रिजल्ट क्या है कि हमारे कंट्री में सबसे फर्स्ट मूवमेंट हुआ 1857 का। ओके, 1857 में जो सबसे फर्स्ट मार्टियर हुए थे मंगल पांडे हुए थे, क्योंकि इन लोगों का जो
टॉर्चर करने का, और इनके जो रूल्स हो गए थे, ऐसे कायदे बनाए थे कि लोगों में असंतुष्टि फैल गई और लोग इतने परेशान हो गए इनके शासन से, कि इनके पॉलिसी से, कि लोगों ने खुलकर मतलब मूवमेंट करने का फैसला किया। और फर्स्ट हमारा जो मूवमेंट हुआ था 1857 को हुआ था, और उसके बाद हमारा कंटिन्यू मूवमेंट होते गए, बहुत सारे रिबेलियन आते गए, फ्रीडम फाइटर ने सेक्रीफाइस किया, और उसके बाद फाइनली हमें वी गॉट फ्रीडम एट 15 अगस्त 1947। सो स्टूडेंट, यहाँ हमारा लेसन कंप्लीट हो रहा है और आप इसको ध्यान से पढ़ना, और उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज सेंड करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट। ओके, बाय।